हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स एक्सपी, जहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, चाहे बिजनेस स्टडीज़ की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो। ठीक है, सो एज अ टीचर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, आपको अकाउंट्स की भी मिलेगी और आपको बिजनेस स्टडीज़ की भी मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। ठीक है, सो 12th में अब क्या होगा, अब हमारे चैप्टर में थोड़ा ब्रॉडर व्यू आया है। हम लोग अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? सबसे पहले की मीनिंग, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग 11th क्लास में सीख के आए, अब 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका क्या स्कोप होता है, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को फुल फ्लेज ही कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक शब्द सीखना है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वैक्रो वर्ड है इंग्लिश का, उसका जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। ठीक है, वो ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रोस। ठीक, बच्चों ये याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक, तो अब हमें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हमको पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलना पड़ेगा। यही इसकी डेफिनेशन भी बताती है। क्या बताती है? कि मैक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, कि हम लोग इसमें पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे घटा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन आएगा कि डिफ्लेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके कुछ फॉर्म्स हैं या कुछ बेसिस कह सकते हैं जिनको हम लोग लेके चलेंगे, उसके अंदर से हम लोग बड़ी इजीली समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट और स्कोप स्टडी। तो क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल्स को स्टडी करती है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक कंज्यूमर, फर्म और इंडिविजुअल्स, है ना। ये इन पे फोकस करती है, इन पे डिसीजन लेना चाहती है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या रखेंगे, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिल रहा है, ठीक है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमें पता है कि इकोनॉमी एज अ होल इसमें पढ़ी जाती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट इकोनॉमिक फेनोमिना, जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि ये डिमांड और सप्लाई तो हमने 11th में ही पढ़ा था, तो ये डिफरेंस कहाँ से हो गया? बच्चों वहां पे आपका डिमांड और सप्लाई था, यहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट का वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, कि उसको एग्रीगेट कर दिया गया है, मतलब एक में मिला दिया गया है। कि फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड पढ़ते हैं कि मेरी डिमांड कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबकी डिमांड मिला के एक बताया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है? इसमें हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या पढ़ते हैं, है ना। कि फॉर इंडिविजुअल के लिए ये देखना, ये चीज याद रखना कि हमेशा ये इंडिविजुअल्स में ही रहेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है इंडिविजुअल वेरिएबल यूनिट्स में, है ना। जैसे कि प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, वेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर, आउटपुट ऑफ अ स्पेसिफिक फर्म। यहाँ पे हम लोग इसको एग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि टोटल नहीं बता रहे हैं, एक सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं कि एक सिंगल कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर सकता है, एक सिंगल फर्म का प्रोडक्शन कितना हो सकता है, एक सिंगल वर्कर की वेजेस कितनी हो सकती हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट वेरिएबल से डील करते हैं, यानी कि टोटल इनकम, ओवरऑल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, कि जब हम लोग टोटल में लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी एज अ होल ले रहे हैं, तो भाई हो सकता है ना कि मेरी कुछ इनकम अलग है, आप लोगों की इनकम अलग होगी, आपके मम्मी पापा की इनकम अलग होगी। अब इसमें कुछ इकोनॉमिक एजेंट्स आते हैं। वो क्या आते हैं? इकोनॉमिक एजेंट में इकोनॉमिक इंडिविजुअल एजेंट्स लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल। ये सारी चीजें हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, एक हाउस होल्ड में जो
पर्सन है जो कंज्यूम कर रहा है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक प्रोड्यूसर किस तरीके से बिहेव करता है, एक इंडिविजुअल फर्म किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट्स में पढ़ते हैं। एग्रीगेट्स में पढ़ने का मतलब कि सारे सेक्टर, जो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है हमारे, वो सब आ जाते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, इन सबको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या है कि टोटल करना, ठीक है, कि हमने टोटल करके एक में बताना है। तो क्या आपको लगता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग टोटल की बात करते थे? नहीं करते थे। वहां पे एक सिंगल कंज्यूमर या सिंगल फर्म या सिंगल इंडिविजुअल की बात होती थी। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसमें हम लोग एग्रीगेट्स की बात करते हैं, यानी कि सबको टोटल करके बताते हैं। तो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व लो लेवल ऑफ एग्रीगेशन, है ना, इट स्टडीज इकोनॉमिक्स यूनिट इंडिविजुअली, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हाई लेवल ऑफ एग्रीगेशन, इट स्टडीज लार्ज एग्रीगेशन लाइक टोटल कंजम्पशन, टोटल एक्सपेंडिचर, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने ये पता करा था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक। चलिए, फिर क्या है, सेंट्रल इशू क्या था भाई, हमें ये पता था ना कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें थी। बट इसमें क्या होता है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ओवरऑल जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो होती रहे, हमारी जीडीपी बढ़ती रहे, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये सारी जो लेवल्स होते हैं वो हमारे एक लेवल ऊपर आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक। फिर मेथड ऑफ स्टडी क्या थी, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ता था, कि मतलब कि एक मार्केट को स्टडी करता था या एक इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करता था। ये क्या है, ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, जिसमें कि चेक करता है हाउ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, कि कैसे हाउस होल्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, ठीक है, फर्म्स में क्या होता है, फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, और ये एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, अब इसमें क्या होता है, सम टाइम एक्शंस दैट आर गुड एट इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी बेनिफिशियल एट द एग्रीगेट या मैक्रो लेवल। जाहिर सी बात है कि भाई जो चीजें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बढ़िया थी, अगर वो हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े तो वो हो सकता है हमारे लिए खराब हो। कैसे, आइए समझते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं जो कमा रहा हूं मैं अपना सेव कर रहा हूं, ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए एक अच्छी बात है कि आप सेविंग्स कर रहे हैं, दैट कैन हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है। बट अगर मैं यही चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाल दूं कि हर इंसान अपने पास सेविंग्स बढ़ा रहा है, जब आप सेविंग्स बढ़ाओगे, है ना, तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, आपकी इनकम बढ़ी, इनकम में राइज आया, तो क्या होगा, आपके पास मोर मनी आया। अब अगर आपने अपनी सेविंग्स बढ़ा दी, सेविंग्स बढ़ा दी, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, और जब हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा तो प्रोडक्शन लेवल्स गिर जाएंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कंज्यूमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी में है उसमें टोटल डिमांड जो होगी वो फॉल कर जाएगी, लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो लोग फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे, फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो उससे हमारी लेवल में क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे इजी बताऊंगा कि हमारे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर है वही हमें समझाते हैं कि हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, है ना। जैसे कि अब हम लोगों के जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उसमें हमें ये समझना है कि मार्केट में, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कैसे चलेगा, है ना, क्या हम लोग पॉलिसीज लाएं, क्या हम लोग नई नई टैक्टिक्स लगाएं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अपने कंट्री का वो डिक्रीज हो जाए, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ जाए, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी में चेंजेस करें
कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैं या अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इतने हाई हो रहे हैं वो गिर जाए। ठीक है, केन्शियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट इज अ नोटेबल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। इट एक्सप्लेन्स द causes of unemployment and suggest the possible remedies to combat it। जो केशियन थे उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि हम लोग कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकते हैं, है ना, क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं वो समझ सकते हैं और उनसे कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, यानी कि उनको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो। नेक्स्ट अब क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में इसको समझ लेते हैं एट शॉर्टर लेवल। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो हमारा चैप्टर 3 है, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। सो इट स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट लाइक जीडीपी, एनडीपी, है ना। तो ये सारी चीजें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलती है कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, हमारे देश में डिमांड कितनी है, हमारे देश में एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। तो ये सारी चीजें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाती है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मनी। तो अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो एक चैप्टर आपका मनी एंड बैंकिंग होगा। ठीक है, उसके अंदर हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमी में मनी क्रिएशन कैसे होता है, कैसे बैंक्स हेल्प करती हैं, आरबीआई क्या रोल प्ले करती है, कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, है ना, उनका क्या मतलब होता है। तो क्रिएशन ऑफ मनी बाय कॉमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट component ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन इंडिया रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। फिर हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, यानी कि इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो ये क्या होता है, जब मार्केट में खूब सारा पैसा आ जाएगा तो हमारा इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो राइज कर गया है, यानी कि जो चीज़ें हमको 20 रुपये 30 रुपये में मिल रही हैं वो चीज़ें हमको 100 रुपये 200 रुपये में मिल सकती हैं। ठीक है, बट डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे पास महंगी हैं वो सस्ती हो रही हैं, है ना। तो कोई तो कहेगा कि ये तो अच्छा है, बट एक बात समझिए कि अगर डिफ्लेशनरी गैप आ गया मार्केट में, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ गया, प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज कर गई, अगर प्राइसेस डिक्रीज कर जाएंगी तो लोगों को प्रॉफिट्स नहीं होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो टोटल इकोनॉमी जो है वो अपनी क्या होगी, फॉल हो जाएगी, है ना, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए इन चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है कि किस सेक्टर में कितना फाइनेंस होना चाहिए, किस सेक्टर के लिए क्या फंड्स होने चाहिए, टैक्सेशन से रिलेटेड वो चीज़ें करती है ना। तो वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, मैक्रो स्टडी स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देगी तो उस सेक्टर की ग्रोथ हो जाएगी, है ना। अगर किसी सेक्टर पे उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो उस सेक्टर में लोग कम जाएंगे। गवर्नमेंट भी हम लोगों की इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस करती है ना। वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो एक्सचेंज रेट होता है जैसे इंडियन रुपी है, यूएस डॉलर है, यूरो है, तो ये जो डिफरेंस होता है इनकी वैल्यू में, वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, द वे इट इज मैनेज्ड एंड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो माइक्रो के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है कि हम लोगों को ये क्यों पढ़नी होती। अब हमें पढ़ेंगे कि हमको इसको पढ़ने से फायदे क्या है ना, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटायर इकोनॉमी। It deals with the behavior of aggregate economic variable like national income, employment, inflation, investment, economic growth। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इट हेल्प्स अस कि हमें क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चार्ट हमेशा ऊपर ही बढ़ता रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें समझनी है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो हम लोगों को पूरे इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलना है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों को पूरे इकोनॉमी को एज अ होल रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे इकोनॉमी में कितनी पूरी टोटल डिमांड है, टोटल सप्लाई कितनी है,
नेशनल इनकम कितनी है ना। तो क्या होता है, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शंस, है ना, कि टोटल इनकम क्या है, टोटल कंजम्पशन क्या है, टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने में हमें वो हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास एक बर्ड आई व्यू आता है इकोनॉमी का, है ना, कि हम लोग एक आंख से बर्ड का नहीं होता, एक आंख से वो देख लेता है कि पूरे में क्या होता है। तो हम लोगों के पास एक फुल प्रूफ प्लान पता करके आता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हेल्प्स एनालाइज ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड ट्रेंड्स ओवर टाइम, है ना, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट सेक्टर इंटरेक्ट, कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रही है, फर्म्स क्या कर रही हैं, फॉरेन सेक्टर में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें एक साथ मिला के हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलती हैं। फिर क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, बहुत ज़रूरी बात है भाई। अपनी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, जो आरबीआई जो पॉलिसीज बना रही है, वो सब बनाती किसके अंदर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। वो सारी चीज़ें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, है ना, कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, जिससे आरबीआई कंट्रोल करती है कि मार्केट में जो फंड्स हैं वो ओवरफ्लो होने चाहिए कि अंडरफ्लो होने चाहिए, कि उनकी किस लेवल पे वो रहनी चाहिए, उनकी डिमांड हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए। ये किससे हम लोग देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी है, तो उसमें गवर्नमेंट मैनेज करती है कि हम लोग कितना टैक्सेशन लें, है ना, जिससे हमारी डिमांड और सप्लाई इफेक्टिवली चलती रहे या एम्प्लॉयमेंट लेवल सही से रहे। सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट्स, डेवलपमेंट प्लान्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कि हम लोग अपने अंदर के जो कंट्री है या जो इकोनॉमी है उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, है ना, उसमें हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, हम लोग पॉवर्टी को कैसे हटा सकते हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कैसे हटा सकते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अचीवमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, macroeconomics helps in studying long-term economic growth and the factors that influence it, such as capital formation, technology, human resource and infrastructure. It helps the government set growth targets and take appropriate measures to achieve them, है ना। अब जैसे कि हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि हमें पता है कि इकोनॉमी वर्क कैसे कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी, कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, टेक्नोलॉजी के चेंजेस क्या आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसी चल रही हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो हमें देखना है। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है टारगेट ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, कि कितनी ग्रोथ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए होती है, और फिर वो मेजर्स बताता है कि किस तरीके से हम लोग उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, है ना। अब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए सारी चीज़ें उसी से मिली जुली हैं, नेचर जो होता है या कह लीजिए जो स्कोप जो होता है और जो इम्पोर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि एक ही पॉइंट आपके पास बार बार आ रहा है ना। तो हमें क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, कि अगर अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन आ गया या अनकंट्रोल्ड डिफ्लेशन आ गया मार्केट में, तो उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर क्या है, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कंसर्न है हमारी इकोनॉमी के लिए, है ना। अगर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोगों के पास इनकम नहीं आ रही है, इनकम नहीं आएगी तो वो लोग कहीं स्पेंड नहीं करेंगे। अब अगर स्पेंड नहीं करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड फॉल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई कोई चाहता ही नहीं, किसी का पैसा ही नहीं, तो खर्च कैसे करोगे, है ना। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम लोग मार्केट में स्पेंड करेंगे, तभी तो हम लोग डिमांड करेंगे, जो हम लोग डिमांड करेंगे तो सप्लाई होगी, सप्लाई कैसे होगी, प्रोडक्शन बढ़ा के होगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी राइज करेगी। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस कंसर्न को भी ठीक करता है। इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल या डिसगाइज, और भी बहुत सारे, हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनकी वजह क्या होती है, क्यों होते हैं ये, है ना, वो हमें हेल्प करता है, मेजर्स बनाने में हेल्प करता है, ताकि हम लोग इन सब प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकें, कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में ना आए। फिर क्या है, बिजनेस साइकिल को हेल्प करता है, कब हमको अपने इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, कब उसका पीक मोमेंट है, कब उसमें ब्रेक डाउन आया है या कब बूम पीरियड आया है, ये सब हेल्प करता है कि हमें इकोनॉमी को कैसे समझना है।
है ना, ये प्रिडिक्ट करता है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्या होंगे और उसके लिए एक्शंस पहले से ही लेके रखता है, ताकि जब भी हमारी इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आए तो हम लोगों के पास उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स होने चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को फिर से बूस्ट कर सकें। तो ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल कंपैरिजन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे पढ़ते तो क्या हम लोग देश विदेश की चीज़ों में आपस में कंपेयर कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी तो हमें पता चलेगा कि नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है ना, और डेथ रेट हो गया आपका, मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो हमें समझ में आता है कि हम अपनी कंट्री को दूसरी वाली कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। है इंडिकेटर लाइक जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन रेट आर यूज फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। ये हेल्प करता है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या आया है और किस तरीके से हमको ट्रेड पॉलिसीज या एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को बना के रखना है ताकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर सके, ठीक है। बाकी ये मेजर प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। कौन कौन सी? जैसे कि आपकी पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी, लो प्रोडक्टिविटी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसी टाइप के ये सारे मेजर इश्यूज होते हैं जिनको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में सॉल्व करते। तो यहाँ तक की हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। यही सारे टॉपिक्स हैं। आपको बेसिकली बहुत ही इजी चैप्टर है, केवल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग पढ़नी है, ठीक है, और आपको उसकी डिफरेंस पढ़ना है कि मैक्रो माइक्रो में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको स्कोप पढ़ना है एंड इम्पॉर्टेंस पढ़ना है। ये 4 चीज़ें हैं और पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग हेयर। आप आखिरी तक वीडियो के लिए बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और भी इकोनॉमिक्स की वीडियो, अकाउंट्स की वीडियो, बिजनेस की वीडियो के लिए नीचे बेल आइकन पे क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।